नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। आई डिसऑर्डर्स को डिस्कस किए जा रहे थे और आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज कैटरैक्ट। क्या होता है कैटरैक्ट? देखिएगा डियर, सिंपल सी बात है। हम सभी जानते हैं कि जब भी लाइट रेज बाहर से हमारी आईज में एंटर करती है, लाइट रेज जब भी बाहर से हमारी आईज में एंटर करती है तो सबसे पहले टकराती है कॉर्निया से। दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया के पार बास वो एक्वस ह्यूमर को पार करती है, फिर वो प्यूपिल के थ्रू, जी हाँ, दिस ओपनिंग इज प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है और प्यूपिल के थ्रू एंटर करने के बाद जाके टकराती है लेंस से। लेंस उसका रिफ्रैक्शन वगैरह करता है और उसके बाद वो जाके मिल जाती है रेटाइना पे फोकस होती है। यानी अगर लाइट रेज को रेटाइना पे जाके फोकस होना है तो उसे कॉर्निया से गुजरना पड़ेगा, लेंस से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी वजह से लेंस का जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड हो गया, कायदे से लेंस को देखा जाए तो लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। लाइट आती है, लेंस से मुड़ के चली, लेंस में टकराती है, लेंस हल्का सा रिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद सीधे फोकस पे जाके मिल जाती है। यानी लाइट लेंस के आर पार जाती है। अगर लेंस ब्लर्ड हो गया, अगर लेंस की प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई, अगर जगह जगह से लेंस धुंधला हो गया तो क्या होगा? उन जगहों से अब लाइट रेज पार नहीं करेगी, यानी उन जगह से जाके लाइट रेज रेटाइना पे नहीं टकराएगी, तो एक पूरी इमेज नहीं बनेगी, एक धुंधली सी ब्लड सी इमेज बनेगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में मुझे कैटरैक्ट को डिफाइन करना पड़े तो मैं कहूंगा कैटरैक्ट मीन्स क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। जी हाँ, लेंस की क्लाउडीनेस हो जाना, लेंस का मटमेला हो जाना। जो क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या हो जाना? मटमेला। क्लाउडीनेस ऑफ लेंस, क्लाउडीनेस ऑफ ओक्यूलर लेंस। जो आई लेंस होता है उसका बिल्कुल क्लाउडीनेस, मटमेला हो जाना, टर्बिड हो जाना, गुदला हो जाना। क्लाउडीनेस की जगह हो सकता है कल को आपके सामने क्या वर्ड मिल जाए? ओपेक मिल जाए, यानी गुदला हो जाना। हो सकता है ओपेक की जगह क्या वर्ड आ जाए? टर्बिड आ जाए। मायने सभी के सेम है कि अब इसमें से आर पास रेज नहीं जा सकती। जहां जहां से गुदला हो गया है, जहां जहां से ओपेक हो गया, वहां वहां से रेज नहीं जाएगी, बाकी जगह से तो रेज जा सकती है। इस घटना को कहते हैं कैटरैक्ट। देखिएगा डियर, इस डायग्राम से आप सिंपल समझ सकते हैं किस पेशेंट की ये नॉर्मल आईज है। ये नॉर्मल आईज है, ये नॉर्मल आई लैशेज है, ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा है, ये ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट पार्ट कोरोइड है, कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर की तरफ आइरिस है, याद रखिएगा। और उसके बाद सेंटर में प्यूपिल है और उसके सेंटर में कहीं एक लेंस होगा जो आपको दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो बिल्कुल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इस इमेज नंबर 2 पे देखिएगा, क्या आपको ये प्यूपिल ब्लैक दिखाई दे रहा है? ये प्यूपिल का एरिया व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस प्यूपिल से लाइट रे जाके जब लेंस से टकरा रही है तो लेंस ओपेक हो गया है, लेंस व्हाइट हो गया है। जी हाँ, ब्लैक प्यूपिल की जगह व्हाइट प्यूपिल अगर हो जाती है इसका मतलब अंदर का लेंस ओपेक हो गया, प्यूपिल के पीछे मौजूद लेंस जो है वो मटमेला हो गया है। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? कैटरैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस डायग्राम को आपने गौर से देखा तो ऐसा लगता है सर, एक तो होता है कि अगर हम हथेली में पानी को लेवें तो पानी अगर बिल्कुल साफ है, हथेली में लेंगे तो पूरी हथेली नीचे से दिखाई देती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, पारदर्शी। लेकिन अगर एक झरने, एक ऊंचाई से झरना गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, अब अगर पानी के पीछे से हम पहाड़ को देखना चाहे तो नहीं देख सकते। ज्यादा पानी मतलब टर्बिनेट, इसीलिए इसे एक किस खास नाम से जाना जाता है? इसे वाटरफॉल, झरने के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज वाटरफॉल। कैटरैक्ट को वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। बेटा जी, यही वो सिंपल बीमारी है जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, लॉयंस क्लब वगैरह कैंप्स लगाते हैं। ये मोतियाबिंद है, दैट इज कैटरैक्ट, क्लाउडीनेस ऑफ ओकुलर लेंस। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन का लेंस क्या हो गया है? जो लेंस का प्रोटीन है वो डीनेचर हो गया है। जी हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ, एक और वर्ड से अगर डिफाइन करना पड़े, डीनेचुरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस प्रोटीन, क्रिस्टलाइन लेंस प्रोटीन का डीनेचर्ड हो जाना, उसकी नेचर का खत्म हो जाना, उसकी जो क्षमताएं हैं उसका खत्म हो जाना। डीनेचर्ड लेंस प्रोटीन एंड कन्वर्टिंग इनटू ओपेक स्ट्रक्चर,
और एक मटमेली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना। प्रोटीन के लेंस के प्रोटीन का डीनेचुरेशन होके उसका मटमेली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना, उससे किस नाम से जाना जाता है? उससे कैटरेक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिएगा डियर, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कैटरेक्ट कौन कौन से होते हैं, कैटरेक्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं और क्या क्या कोजेज हैं, तो वहां पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डियर कैटरेक्ट के टाइप्स एंड कोजेज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड कोजेज ऑफ कैटरेक्ट्स? कैटरेक्ट के क्या टाइप हैं और कैटरेक्ट के क्या कोजेज हैं? तो डियर देखिएगा, सबसे पहला, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और जन्मजात उसकी आंखों में कैटरेक्ट है, हो सकता है मीजल्स का इन्फेक्शन हो गया था, हो सकता है रूबेला का, हो सकता है चिकन पॉक्स, ऐसे अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ऐसे इन्फेक्शंस हो गए तो उनकी वजह से इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बच्चे का लेंस, आई लेंस खराब हो जाता है और वो कैटरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है, कैटरेक्ट में डेवलप हो सकता है। इस प्रकार के कैटरेक्ट को कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं। दैट इज नोन एज कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। अगर पैदाइशी हो तो उसे कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है डियर? और इसके कोजेज हो सकते हैं मम्स, द डिफरेंट कोजेज में भी मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, ऐसे करके बहुत से इन्फेक्टिव कोजेज हैं जिनकी वजह से इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या हो सकता है? कैटरेक्ट हो सकता है। और इस कैटरेक्ट के खास ध्यान रखिएगा डियर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों पे एक रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, रेड रिफ्लेक्स, यानी एक लाइट गिराई जाती है और वो रेड कलर की आपको दिखाई देती है। ये हम टेस्ट में पढ़ चुके हैं। रेड रिफ्लेक्स का पॉजिटिव आना नॉर्मल फाइंडिंग, रेड रिफ्लेक्स का एब्सेंट हो जाना ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। ये टेस्ट उसके लिए किया जाएगा, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड देखिएगा डियर, दूसरा टाइप हो सकता है एक्वायर्ड। द सेकेंड टाइप इज एक्वायर्ड कैटरेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कैटरेक्ट जो बाई बर्थ नहीं हुआ है बल्कि आफ्टर बर्थ एक्वायर किया गया है। पैदा होने के बाद अगर कोई कैटरेक्ट होता है तो उसे किस प्रकार का कैटरेक्ट कहते हैं? उसे एक्वायर्ड कैटरेक्ट कहते हैं। और एक्वायर्ड कैटरेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं? एक्वायर्ड कैटरेक्ट के टाइप हो सकते हैं ट्रोमेटिक, ट्रोमा की वजह से चोट लग गई। याद रखिएगा, ओकुलर इंजरी ऐसी हुई कि लेंस तक को चोट लग गई, लेंस का प्रोटीन केमिकल मीडिएटर्स के ओवरफ्लो से डीनेचर्ड हो गया, खराब हो गया, तो वो ट्रोमेटिक कैटरेक्ट कहलाता है। सेकंड, सेनाइल कैटरेक्ट, ओल्ड एज की वजह से, उम्र की वजह से, बोले तो मोर देन 50 ईयर्स, अगर उम्र की वजह से, क्योंकि जिंदगी भर इतनी तेज रोशनी का सामना किया कि अब जाके 50 साल के पार जाके कैटरेक्ट हुआ है, तो उससे सेनाइल कैटरेक्ट कहा जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा। तीसरा देखिएगा बेटा जी, तीसरा होता है टॉक्सिक कैटरेक्ट। टॉक्सिक कैटरेक्ट, और हम सभी जानते हैं अगर ओवर यूज हुआ स्टेरॉइड वगैरह का, ठीक है, बहुत बड़ी तकलीफ है आज के कारण केस में ये, अगर ओवर यूज हुआ किसका? स्टेरॉइड का। हद से ज्यादा अगर कोई स्टेरॉइड को ले रहा है, याद रखिएगा, तो उसकी वजह से लेंस का प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकता है और एक कैटरेक्ट पैदा हो सकता है, जिसे कौन सा कैटरेक्ट कहा जाता है? टॉक्सिक कैटरेक्ट। तो स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी की वजह से या स्टेरॉइड ओवर यूज की वजह से होने वाले कैटरेक्ट को टॉक्सिक कैटरेक्ट कहा जाता है। एक हो सकता है डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज, अगर डायबिटीज हो गया तो छोटी छोटी जो पेरीफेरी वेसल्स हैं वो उसमें गाढ़ा ब्लड जाएगा, विस्कस ब्लड जाएगा और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर एक्वस ह्यूमर नहीं बनेगा, लेंस को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एक्वस ह्यूमर से, लेंस की जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो कैटरेक्ट पैदा होगा डियर वो कौन सा कैटरेक्ट कहलाएगा? डायबिटिक कैटरेक्ट कहलाएगा। एक कारण और होता है डियर, विल्सन डिजीज, जिसमें कॉपर डिपोजिशन हो जाता है। विल्सन डिजीज में भी कैटरेक्ट हो जाता है। और बेसिकली विल्सन डिजीज में किसका डिपोजिशन होता है? कॉपर का डिपोजिशन होता है। लीवर में डिपोजिट हो सकता है, कॉर्निया पे सर्कुलर रिंग्स बन सकती है विल्सन डिजीज की। इसके अलावा अगर आपके लेंस में डिपोजिट हो गया बेटा जी, याद रखेगा, तो उससे भी एक एग्जांपल हो गया कौन सी डिजीज का? विल्सन डिजीज का। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने वो है डियर रेडिएशन की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेराइटी है वो है रेडिएशन की वजह से, एफ, ड्यू टू रेडिएशन की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। आज की तारीख में बहुत बड़ा कारण यह है रेडिएशन। किन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है? तो देखिएगा, जो फिशरमैन्स होते हैं,
मछुआरे जब वो सी में मैक्सिमम दिन के समय समुद्र में रहते हैं तो सनलाइट पानी से रिफ्लेक्ट होकर सीधी उनकी आंखों में जाती है। जिंदगी भर जो जितनी ज्यादा लाइट्स के कांटेक्ट में रहता है, बेटा मेरी सलाह है कि मोबाइल का यूज कम करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज कम करें, इनका ओवर यूज ना करें, जितनी जरूरत हो उनका यूज करें। क्योंकि आप अगर इनका ओवर यूज कर रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल में देख रहे हैं, तो याद रखिएगा ये लाइट कल को आपकी आंखों में क्या पैदा करेगी, कैटरेक्ट पैदा करेगी। तो ओवर यूज ऑफ लाइट, याद रखिए, ओवर यूज ऑफ रेडिएशन, फिशरमैन जिनमें होता है, प्लस कैथ लैब वर्कर्स जो कैथ लैब में काम करते हैं, उन्हें वहां रेडिएशन का इससे ज्यादा काम सामना करना पड़ता है, कैथ लैब वर्कर्स का। अगर मैं बात करूं वो रेडिएशंस की, तो ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स मेनली किस समय ड्राइव करना पसंद करते हैं, नाइट टाइम में। तो जब नाइट टाइम में ये क्या कहते हैं, ड्राइव करते हैं, तो सामने जो व्हीकल आता है उसके व्हीकल की लाइट से, याद रखिएगा, इन्हें क्या हो जाता है, सामने आने वाले व्हीकल की लाइट से भी इन्हें कैटरेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? तो जरूरी चीजें आ गई, एक तो हो गया फिशरमैन को हो सकता है, कैथ लैब वर्कर्स को हो सकता है, ट्रक ड्राइवर्स को हो सकता है, जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, अब जानते होंगे वेल्डर्स को, ठीक है, जो वेल्डिंग का काम करते हैं वेल्डर्स, उनको वाकायदा ब्लैक, जब मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ ब्लैक गॉगल्स आते हैं, लेकिन वो खरीद यूज नहीं लेते हैं, वेल्डर्स को हो सकता है, क्लियर है। और माउंटेन रेजिडेंस को, माउंटेनी पीपल को, माउंटेन रेजिडेंट्स को, पहाड़ों पे लेने वाले, जब पहाड़ों पे जहां पर बर्फ जमी है, जब वहां पे आके लाइट रेज गिरती है तो सीधी बर्फ से रिफ्लेक्ट होके और लोगों की आईज में आती है, तो और ज्यादा उनको लाइट रेज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भूटान, भूटान इंडिया का एक बहुत पड़ोसी प्यारा पड़ोसी देश है, वहां के लोगों को बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कैटरेक्ट की। और अमेरिका ने एक बार चाल भी चली थी, अमेरिकन कंट्रीज ने कैटरेक्ट के ऑपरेशन के नाम पे बहुत बड़ा चंदा देके वहां अपना आर्मी कैंप तक एस्टेब्लिश कर लिया था। तो जो हिली स्टेशन होते हैं वहां के लोगों को बहुत कॉमन होता है कैटरेक्ट। तो सबसे कॉमन, याद रखिएगा, कल को अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कैटरेक्ट इनमें से कौन से प्रोफेशन वाले को ज्यादा होता है, तो आपके सामने फिशरमैन, कैथ लैब वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, वेल्डर्स, माउंटेन रेजिडेंट्स, जो एक्सेसिव लाइट का सामना करते हैं, उन्हें क्या होता है डियर, हद से ज्यादा होने की संभावना रहती है कैटरेक्ट। अब सुनिएगा, नेक्स्ट एक टाइप हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी तक तो कोजेज के आधार पे टाइप थे, कोज थे, अब कैटरेक्ट कहां हुआ है सर? हुआ तो लेंस में, लेंस में भी कहां हुआ है डियर? देखिएगा, हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा लेंस होता है सिंपल, इसको 3 हिस्से में तोड़ा गया है। सबसे पहले अंदर वाले हिस्से को तो कहा जाता है न्यूक्लियस, उससे बाहर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, और सबसे ये जो पेरीफेरी मोटी बाउंड्री बनाई है मैंने, इसे कहा जाता है कैप्सूल। तो 3 तरह का होता है, अगर कैप्सूल इन्वॉल्व हो गया तो कैप्सूलर, कॉर्टेक्स में हुआ तो कॉर्टिकल, और न्यूक्लियस में हुआ तो न्यूक्लियर। तो डिपेंड करता है कि कितने टाइप का होगा। देखिएगा, एक इमेज से क्लियर कर देते हैं डियर, सब स्केपुलर भी हो सकता है, मार्जिनल पोलर भी हो सकता है। एक इमेज से क्लियर कर देते हैं कि कैटरेक्ट कौन कौन से टाइप का हो सकता है। ये देखिएगा डियर, आपके सामने एक इमेज है और आप बता सकते हैं कि कैटरेक्ट कौन से टाइप का होगा। सबसे पहले ये जो सिंपल लेंस है, अगर लेंस के बिल्कुल न्यूक्लियस वाले, केंद्रक वाले एरिया में हो गया, सबसे सेंटर वाले एरिया में अगर कैटरेक्ट हो गया, तो उसे कौन सा कैटरेक्ट कहा जाएगा? उसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहा जाएगा। अगर न्यूक्लियस में किसी को कैटरेक्ट हुआ है, इस बिल्कुल सेंटर वाले एरिया में कैटरेक्ट हुआ है, तो उसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहा जाता है। अब देखिएगा डियर, इससे हटके बात कर लेते हैं, इससे हटके बात कर लेते हैं। अगर इसके जस्ट बाहर वाले एरिया में, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें हुआ है, तो उसे कौन सा कहा जाएगा? उसे कॉर्टिकल कहा जाएगा। जी हाँ, अगर किसी को इस कॉर्टेक्स वाले एरिया में, सेकेंड एरिया में, इस कॉर्टेक्स वाले एरिया में कैटरेक्ट हो गया है, तो उसे कॉर्टिकल कैटरेक्ट कहा जाएगा। इससे बाहर वाली जो तीसरी लेयर है वो है कैप्सूल। कौन है डियर? कैप्सूल है। अब कैप्सूल में भी देखिएगा, कैप्सूल में हो सकता है अंदर वाली सरफेस पे हो सकता है बाहर वाली सरफेस पे हुआ हो। कैप्सूल को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, आगे वाला एंटीरियर कैप्सूल,
पीछे वाला पोस्टीरियर कैप्सूल। तो याद रखिएगा बेटा, अगर एंटीरियर वॉल पे हुआ है, बिल्कुल एंटीरियर वॉल पे हुआ है, तो उसे एंटीरियर कैप्सूलर कहा जाएगा। दिस इज एंटीरियर कैप्सूलर, ये वाला, ये जो सबसे बाहर आगे वाले कैप्सूल में हुआ है वो एंटीरियर कैप्सूलर होगा, और पीछे वाले कैप्सूल की सरफेस पे हुआ वो पोस्टीरियर कैप्सूलर होगा। अगर कैप्सूल के जस्ट नीचे, कैप्सूलर पार्ट में ही है लेकिन कैप्सूल के जस्ट नीचे, याद रखेगा, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे सब कैप्सूलर बोला जाएगा। एंटीरियर सब कैप्सूलर, और ये कौन सा हो गया? पोस्टीरियर सब कैप्सूलर। इट मीन सर 3 टाइप का होता है। अगर कैप्सूल एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल पे हुआ तो कैप्सूलर, कैप्सूल के थोड़ा सा अंदर हुआ तो सब कैप्सूलर, और अंदर गए तो कॉर्टिकल, और पूरा ही न्यूक्लियस में हो गया तो न्यूक्लियर। लोकेशन के आधार पे 4 प्रकार का हो सकता है डियर। कितने टाइप का हो सकता है? 4 टाइप का, और वो 4 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट मे बी ऑफ 4 टाइप्स, एंड द 4 टाइप्स आर कैप्सूलर, सब कैप्सूलर, कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर। कैप्सूलर 2 हो सकते हैं, या तो आगे वाला कैप्सूल या पीछे वाला कैप्सूल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जबकि सब कैप्सूलर भी 2 हो सकता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इस तरह अब नाम से ही पता चल जाएगा, किसी को एंटीरियर कैप्सूलर है आपको पता चल जाना चाहिए, किसी को पोस्टीरियर सब कैप्सूलर है ये भी पता चल जाना चाहिए, किसी को कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, किसी को न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। तो किस जगह का कैटरेक्ट है ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैटरेक्ट के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, कैटरेक्ट क्यों होगा आखिरकार, व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स, कि कैटरेक्ट के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। पहली चीज तो याद रखेगा, जब कैटरेक्ट होगा तो रोशनी लेंस को पार करके पूरी तरह, जहां कैटरेक्ट है वहां से रोशनी पार करके रेटिना पे नहीं जाएगी, इसका मतलब आपको वहां से दिखाई नहीं देगा। तो बड़े बड़े अक्षरों में पहला क्लिनिकल फीचर ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखाई देना, ब्लरिंग ऑफ विजन, एंड इट इज द अर्लीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। सबसे पहला भी क्लिनिकल फीचर यही है, एंड मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर भी यही है। अर्लीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ कैटरेक्ट इज ए ब्लरिंग ऑफ विजन। विजन बिल्कुल ब्लड होगा, धीरे 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 धुंधला दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? अगर कैटरेक्ट बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते पूरे लेंस को इन्वॉल्व कर दिया, तो एक दिन लाइट रे जाना ही बंद हो जाएगी, तो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। लेकिन लेंस में इश्यू हो रहा है, याद रखेगा। और जब लेंस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने डिस्कस की थी तो पढ़ा था कि लेंस को ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेंस को नर्व सप्लाई भी नहीं होती। इट मींस जब लेंस में इश्यू होगा तो किसी प्रकार का पेन ही नहीं होगा। तो विजन लॉस तो हो जाएगा एक दिन, लेकिन वो विजन लॉस कैसा होगा? पेनलेस होगा। देयर विल बी पेनलेस विजन लॉस, बिल्कुल पेनलेस विजन लॉस होगा, क्योंकि लेंस को नर्व सप्लाई नहीं होती, ये वर्ड याद रखेगा। और मेंशन भी कर दीजिएगा क्यों होगा, नो नर्व सप्लाई टू लेंस, लेंस को किसी भी प्रकार की नर्व सप्लाई नहीं होती, इसलिए होने वाला कैटरेक्ट कैसा होगा? इसलिए होने वाला कैटरेक्ट पेनलेस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं डियर, अगर लेंस में ओपेसिटी है, लेंस की प्रोटीन खराब हो गई है, अब लेंस में लाइट गिरेगी तो गिरते ही लाइट शैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, यानी ग्लेयर, चकाचौंध नजर आएगी। याद रखेगा, देयर विल बी ग्लेयर। टकराने के बाद लाइट रेज इधर उधर बिखरेगी, जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं, सामने व्हीकल की लाइट कैसे बिखर के और चकाचौंध कर देती है, उसी प्रकार लाइट रेज लेंस से निकल के, लेंस से टकरा के बिखर जाएगी, ग्लेयर हो जाएगा। इट मींस पेशेंट की आंखों में बहुत ज्यादा इधर से उधर रोशनी फैल जाएगी, यानी पेशेंट शिकायत करेगा आपको फोटोफोबिया की, पेशेंट शिकायत करेगा फोटोफोबिया की, ये क्लाइंट भी फोटोफोबिया की शिकायत करेगा। प्लस ग्लेयर है, तेज रोशनी है। आप सभी जानते हैं जब बारिश की बूंदें बिखरी हो, और बारिश की बूंदें जब सनलाइट गिरती है तो रेनबो बन जाता है, इंद्रधनुष। तो यहां पे भी तो वही सीन होगा। अगर छोटे छोटे डीनेचर्ड प्रोटीन है लेंस में, और अब उसमें लाइट गिरेगी तो वो लेंस प्रोटीन से डीनेचर्ड से टकराने के बाद बिखर जाएगी और रेनबो बन जाएगा, यानी कलरफुल होलोज नजर आएंगे, क्लाइंट को कलर्ड होलोज नजर आएंगे, पेशेंट को इमेज में कलरफुल धब्बे नजर आएंगे। द क्लाइंट विल कंप्लेन ऑफ कलर्ड होल्स। पहला और अर्लीस्ट
सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? तो आपके सामने जवाब निकल के आएगा कि सबसे पहला और मोस्ट कॉमन होगा ब्लड विजन। बात किया जाए तो जो विजन लॉस होगा वो पेनफुल होगा या पेनलेस होगा? आंसर आएगा सर बिल्कुल पेनलेस होगा, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तीसरा, ग्लेयर दिखाई देगा, चकाचौंध, उसकी वजह से फोटोफोबिया आएगा। और जो होलोज होंगे वो कैसे होलोज होंगे? तो जवाब मिलेगा वो कलर्ड होलोज होंगे, बिल्कुल चकाचौंध जैसी रोशनी दिखाई देगी। एक कंसेप्ट वो समझ लीजिएगा कि मान लीजिए किसी पेशेंट का लेंस खराब है, लेंस के अंदर प्रोटीन डिपॉजिट हो गई है। अगर हम बात करें कि किसी के लेंस में प्रोटीन डिपॉजिट हो गई है, ये लेंस था और लेंस में जगह जगह क्या डिपॉजिट हो गई है? प्रोटीन। यहां डीनेचर्ड हो गई है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई है। पहले क्या हो रहा था कि जितनी भी लाइट रेज आती थी वो सारी लाइट रेज आर पार चली जाती थी और टकराने के बाद सभी एक जगह फोकस होती थी। कहां पे? रेटाइना पे फोकस हो जाती थी। क्लियर है? सारी लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज आती थी वो रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी जाके गिर जाती थी किसके ऊपर? रेटाइना पे, और हमें एक इमेज नजर आती थी। अब क्या होगा? अब जगह जगह क्या बन गए? फोकल पॉइंट। इट मींस अब जब लाइट रेज टकराएगी, इन फोकल पॉइंट से टकराएगी, तो इन फोकल पॉइंट से टकराने के बाद लाइट रेज सीधी दिशा में नहीं जा पाएगी। हो सकता है कुछ डायरेक्शन सीधी जा रही हो, बल्कि कुछ लाइट रेज यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। ये लाइट रेज आ रही है, ये से टकराने के बाद सीधी नहीं जाएगी, ये इधर उधर बिखर जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब हो सकता है कि कोई और जाके फोकस करे। इसका मतलब एक फोकस की जगह कितने फोकस हो गए? 2 फोकस हो गए। इट मींस एक इमेज दिखाई देगी या डुअल इमेज दिखाई देगी? डुअल इमेज दिखाई देगी। और इस घटना को कहा जाता है डिप्लोपिया। मल्टीपल फोकस पॉइंट की वजह से मल्टीपल फोकस पॉइंट हो जाएंगे। अगर 2 फोकस पॉइंट हुए, अगर 2 फोकस पॉइंट हुए तो डिप्लोपिया हो जाएगा। डबल विजन जिसे कहते हैं डिप्लोपिया, डबल विजन हो जाएगा। और अगर ज्यादा फोकस पॉइंट हुए तो पोलियोपिया हो जाएगा। एक से ज्यादा, याद रखिएगा, 2 से ज्यादा दिखाई देना, 2 दिखाई देना डिप्लोपिया, और 2 से ज्यादा दिखाई देना पोलियोपिया। तो क्लाइंट को डिप्लोपिया, पोलियोपिया हो जाता है कैटरेक्ट के पेशेंट को। पहली बात तो धुंधला दिखाई देता है, धीरे धीरे दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ठीक है? चमकीती ग्लेयर नजर आता है, पेशेंट अपनी आईज को क्लोज कर रखना पसंद करता है। फोटोफोबिया होता है, कलर्ड होलोज दिखाई देते हैं, और पेशेंट को 2, 3, 4, 5 शक्लें दिखाई देती है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? डायग्नोसिस सिंपल सा कंसेप्ट है, लेंस को इवैल्यूएट करो। लेंस को देखो कि लेंस ट्रांसपेरेंट है या लेंस में गड़बड़ हो गई है। और देखने का सबसे अच्छा तरीका, एंटीरियर चेंबर को देखने वाला टेस्ट कौन सा है? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। तो आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। एंटीरियर चेंबर को देखने वाला टेस्ट होता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। तो आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। या अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन टेस्ट और होता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इनडायरेक्ट तो रेटाइना को देखने के काम में आता है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाएगी। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से आप किसको इवैल्यूएट कर पाएंगे? आप लेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे। और जब आप लेंस को इवैल्यूएट करेंगे, याद रखिएगा, जब भी आप लेंस को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको लेंस में कुछ एबनॉर्मलिटीज नजर आएगी। वो क्या एबनॉर्मलिटीज नजर आती है? प्लस एक और बहुत ही बेहतरीन जो बच्चों में करते हैं, रेड रिफ्लेक्स टेस्ट। रेड रिफ्लेक्स टेस्ट, मैंने कहा था कि अगर रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, अगर आंखों पे लाल रोशनी डाली और रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो कंडीशन नॉर्मल है, देयर इज नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है, यूजुअली कंजेनाइटल कैटरेक्ट के लिए किया जाता है, अगर रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो यह इंडिकेट करता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें पैदा होते समय ही क्या है, या तो कैटरेक्ट है और या फिर एक ट्यूमर है जिसे कहा जाता है रेटाइनोब्लास्टोमा, या तो उसमें रेटाइनोब्लास्टोमा है और या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। इन 2 कंडीशन में रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो रेड रिफ्लेक्स और एब्सेंट होता है। रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट कंजेनाइटल कैटरेक्ट को बताता है। बाकी लेंस की गड़बड़ी डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से देख सकते हो। चलिए सर, हमने पेशेंट का स्लिट लैंप एग्जामिनेशन या रेड डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की, हमें पेशेंट के उस लेंस में कुछ गड़बड़ी नजर आई,
क्या गड़बड़ी नजर आएगी ये बताएं सर। हम कह रहे हैं डायबिटीज है, लेंस में क्या गड़बड़ आएगी? देखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर कीजिएगा, एक इमेज से क्लियर कर दूं क्या क्या इश्यूज आ जाएंगे अगर आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये देखिएगा, पहले डायग्राम को गौर से देखिएगा, बिल्कुल सेंटर में आपका लेंस है, चारों तरफ आपकी आइरिस है, और ये सेंटर में प्यूपिल वाली जगह पे पीछे से दिखाई दे रहा है लेंस, क्योंकि वो ओपेक हो गया है। और अगर आप इसे थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो सूरजमुखी के फूल जैसा, सनफ्लावर के जैसा दिख रहा है, सनफ्लावर के जैसा, याद रखिएगा, सनफ्लावर के जैसा दिखाई देना लेंस का, ये इंडिकेट करता है कि बीमारी है विल्सन डिजीज, कॉपर का जमावड़ा। कॉपर के डिपोजिशन होने से जो लेंस होता है वो सनफ्लावर पैटर्न में हो जाता है। सिंपल सी लाइन क्वेश्चन है, सनफ्लावर कैटरेक्ट इज ड्यू टू कॉज्ड बाय विल्सन डिजीज। दूसरे में देखिएगा, दूसरे के अंदर सर ऐसा लग रहा है कि कोई तारा है, स्टिलेट या रोजेट फॉर्मेट है, तारे की फॉर्मेट को स्टार शेप्ड या स्टिलेट या रोजेट फॉर्मेट कहा जाता है, चारों तरफ पंख ही पंख निकले हुए, ऐसा लग रहा है रोजेट फॉर्मेट का बंदा है, क्लियर है। ये डायबिटीज की, ये सॉरी याद रखिएगा, ये रोजेट है, ये रोजेट, क्लियर है, ट्रोमा की निशानी। ट्रोमाटिक जब कैटरेक्ट होता है, ट्रोमा की वजह से होने वाले कैटरेक्ट में रोजेट फॉर्मेट देखने को मिलता है, आपका विल्सन में सनफ्लावर देखने को मिलता है। और डायबिटीज मेलाइटस का जो क्लाइंट होता है उसके अंदर पूरा ओपेक ना होकर जगह जगह सफेद सफेद चकते हो जाते हैं, व्हाइट फ्लेक्स। व्हाइट फ्लेक्स कैटरेक्ट इंडिकेट करता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो जवाब आएगा डायबिटीज मेलाइटस है। तो हम टेस्ट कर रहे थे स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, और उन दोनों टेस्ट की फाइंडिंग क्या कहती है, इन दोनों टेस्ट की फाइंडिंग क्या कहती है। अगर आपने ये टेस्ट किया और इन टेस्ट में आपको 3 फाइंडिंग नजर आएगी, या तो नजर आएगा सनफ्लावर कैटरेक्ट, और रोजेटेस कैटरेक्ट, और व्हाइट फ्लेक्स कैटरेक्ट, व्हाइट फ्लेक्स कैटरेक्ट। अगर सनफ्लावर कैटरेक्ट है देन द डिजीज इज विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज। अगर रोजेटे हैं देन इट इज ट्रोमा, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, और अगर व्हाइट फ्लेक्स है देन इट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्लियर है। सनफ्लावर कैटरेक्ट विल्सन डिजीज, ट्रोमा की वजह से रोसेटे कैटरेक्ट, और व्हाइट फ्लेक्स कैटरेक्ट किसमें देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है। ये चार्ट, ये टेस्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा डियर, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की कि कैसे कैटरेक्ट को ट्रीट किया जाता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट। तो पहली चीज तो याद रखेगा, सबसे पहला काम तो ये करो कि वो कैटरेक्ट प्रोग्रेस ना करे, अवॉइड कोजेज को अवॉइड करो। जैसे मान लीजिए किसी को रेडिएशन से हो रहा था, या समझिए किसी को स्टेरॉइड से हो रहा था, तो जो जो कोजेस थे बेहतर ही ये होगी कि पहले उन्हें अवॉइड किया जाए, लेंस को प्रोग्रेस होने से रोका जाए, कैटरेक्ट को प्रोग्रेस होने से रोका जाए, सॉरी। दूसरा बात कीजिएगा कि हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जिंक हुआ, मल्टीविटामिन हुए, ये सारी चीजें उसे दी जाएगी टू प्रोग्रेस, टू प्रिवेंट कैटरेक्ट प्रोग्रेस, कैटरेक्ट की प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट कैटरेक्ट प्रोग्रेस आप एंटीऑक्सीडेंट काम में लेंगे। आगे बात करते हैं डियर नेक्स्ट। इसके बाद कुछ बेसिक सर्जरीज हैं जिनसे आप, यानी अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो होगा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कैटरेक्ट का वो सर्जरी ही होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दैट इज सर्जरी, सर्जरी के द्वारा ही इसे ट्रीट किया जाता है। और 3 बेसिक सर्जरी होती है, देखिएगा डियर, सर्जरी में भी 3 सर्जरीज हैं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली होती है इंट्रा कैप्सुलर, जो सबसे ओल्डेस्ट सर्जरी है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैटरेक्ट कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, और इसे शॉर्ट में खास नाम से जाना जाता है ICCE, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इट मींस कि
कैप्सूल के सहित लेंस को बाहर निकाल देना। हमने कहा कि लेंस की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। यानी इस टेस्ट में क्या किया जाएगा, रिमूवल ऑफ एंटायर लेंस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ एंटायर लेंस इंक्लूडिंग कैप्सूल, कैप्सूल के साथ ही पूरे लेंस को बाहर निकाल देना। वो क्या कहलाता है, वो ICCE कहलाता है। क्लियर है डियर। और अब क्या होगा, जब आपने लेंस को ही निकाल दिया, इट मींस आपने एक घटना कर दी जिसे कहा जाता है एफेकिया। एफेकिया मींस होता है एब्सेंस ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस, लेंस का एब्सेंस हो जाना, उसे कहा जाता है एफेकिया। आपने एफेकिया प्रोड्यूस कर दिया है, तो सर इसके रिप्लेसमेंट के लिए न्यू लेंस भी तो डालेंगे। बिल्कुल सही कहा, इसके रिप्लेसमेंट के लिए न्यू लेंस डाला जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लेंस। बिफोर प्यूपिल, बस यहां याद रखेगा, प्यूपिल से भी आगे उस जगह नहीं जहां से लेंस हटाया था। अगर इमेज से देखना चाहिए, देखिएगा, अगर एक इमेज से बात करें हम कि ये रहा हमारा नॉर्मल लेंस, ये यहां पे था, यहां सीलियरी बॉडी थी, इनके बीच में हमारा लेंस था, फिर आगे कौन थी, आइरिस थी, प्यूपिल थी, ये था सबसे आगे वाला एंटीरियर चैम्बर। तो इससे तो रिमूव कर दिया। अब आप जो नया लेंस लगाने जा रहे हैं, जो न्यू लेंस लगाने जा रहे हैं डियर, वो न्यू लेंस कहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, न्यू लेंस को यहां पे एंटीरियर चैम्बर में इस जगह प्लेस किया जाता है, इन एंटीरियर सेगमेंट, यहां पे प्लेस कर दिया जाता है न्यू लेंस को। इसका मतलब जो उसकी नेचुरल साइट है वहां लेंस है या नहीं है, नहीं सर वहां तो लेंस नहीं है, इट मींस इट इज एफेकिक कंडीशन। अब समझ में आया इसे एफेकिया क्यों कहा। जब नया लेंस लगा रहे हैं तो एफेकिया होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन नए लेंस को उस जगह नहीं लगाया, उसकी दूसरी जगह लगा रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लेंस बिफोर प्यूपिल इन एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में उसे नए लेंस को लगाया जाएगा। ये चीज कहलाती है सर्जरी इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इश्यूज क्या है, इसमें लगने वाला जो इंसिजन है, इसमें इंसिजन लगाया जाता था और इंसिजन भी लगता था 10 mm का। जी हाँ, इतनी बड़ी साइज का इंसिजन लगता था। इसका मतलब उससे रिपेयर करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, सुचरिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक बड़ी सर्जरी हो जाती थी, सुचरिंग करनी पड़ती थी। इसका मतलब ये क्या हो जाती थी डियर, एक बड़ी सर्जरी में कंसीडर किया जाता था, इसमें सर्जरी होती थी। चलिए इसी का दूसरा वेरिएंट देखते हैं। इसे कुछ मॉडिफाई करते हुए दूसरी सर्जरी आ गई जिसे कहा जाता है ECCE, दैट इज नोन एज ECCE। इंट्रा की जगह एक्स्ट्रा आ गया, वर्ड आ गया एक्स्ट्रा कैप्सुलर। द वर्ड इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। कैटरेक्ट वाले लेंस को एक्सट्रैक्ट कर देना, हटा देना है, लेकिन किसके छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, कैप्सूल को छोड़ते हुए। कैसे क्लियर करते हैं देखिएगा, इसी डायग्राम को फिर देखते हैं। यहां पे ये हमारे सामने नजर आ रहा है लेंस, ठीक है। यहां पे क्या किया जाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाता है पोस्टीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल। अब देखिएगा एंटीरियर कैप्सूल को और पूरे लेंस को हटा दिया जाता है। जी हां, एंटीरियर कैप्सूल और पूरे लेंस को, इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं। किस पार्ट को नहीं हटाते, पोस्टीरियर कैप्सूल को नहीं हटाते हैं। क्लियर है डियर। याद रखिएगा जो इंसिजन लगाते हैं, जो इंसिजन लगाते हैं वो एप्रोक्स 6 mm का होता था, लगभग 6 mm का इंसिजन लगाते थे और उस इंसिजन के थ्रू इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता था और पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ दो, बाकी पूरे कैप्सूल लेंस को आगे से उठा के रिमूव कर दिया जाता था और उसकी जगह ऐसा एक लेंस को ले जाके और वहां पे सेट कर दिया जाता था। इसका मतलब सॉकेट कवरिंग बची भी रहती थी, ऐसे कवरिंग बची भी रहती थी, उस कवरिंग में ले जाके लेंस को सेट कर देते। पोस्टीरियर कैप्सूल अपनी जगह मौजूद रहता था। इंसिजन कितने ml का लगता था, इंसिजन 6 ml का लगता था बेटा जी, याद रखेगा। तो वही हम यहां करने वाले हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लेंस एक्सेप्ट पोस्टीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ दो,
बाकी लेंस को क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था। और यहां पर भी इंसिजन कितने mm का लगता था, 6 mm के लगभग लगता था। इट मींस यहां पर भी क्या की जाएगी, सुचरिंग की जाती थी। इसका मतलब इसमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना हद से ज्यादा रहती थी। बस याद रखिएगा, न्यू लेंस, जो न्यू लेंस प्लेस किया जाता था, न्यू लेंस प्लेसमेंट एट पोस्टीरियर कैप्सूल, जो पोस्टीरियर कैप्सूल आपने छोड़ा है उस पोस्टीरियर कैप्सूल पे ले जाके और नए लेंस को सेट कर दिया जाता था। बस ये दोनों सर्जरी में खास यह बात याद रखेगा, पूरे लेंस को निकाला जाता था, यानी साबुत लेंस, यानी इंटेक्ट लेंस, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं। एक लेंस पूरा आएगा और एक नया लेंस जो जा रहा है वो भी पूरा लेंस जा रहा है, वो भी कोई फोल्डेड लेंस नहीं है, पूरा लेंस। इसलिए पूरा निकालने के लिए और पूरा इंसर्ट करने के लिए आपको इंसिजन की साइज बड़ी रखनी पड़ती थी, सुचर लगते थे, इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा, हीलिंग में टाइम लगता था और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे। इन्हीं सबसे बचने के लिए जो तीसरी सर्जरी आज की तारीख में काम में आ गई है, दैट इज फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन, जी हां, इमल्सिफाई कर दिया जाता है, मेल्ट डाउन कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है। फेको मतलब किसको, लेंस को। फेको का मतलब होता है लेंस, और इमल्सिफिकेशन यानी पिघला देना, लिक्विफिकेशन। क्या किया जाता है इस थेरेपी में, देखिएगा डियर, इस थेरेपी में सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि एक बहुत ही टाइनी इंसिजन लगाया जाता है, बहुत ही हल्का इंसिजन लगाया जाता है, जिस पे फ्यूचर में किसकी नीड नहीं है, सुचरिंग की नीड नहीं है। हां, अगर बाई चांस किसी में जरूरत पड़ी तो एक सुचर लग जाएगा, एक सुचर लग जाएगा, बाकी सुचर की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत टाइनी इंसिजन ले जाते हैं और इस टाइनी इंसिजन से अल्ट्रासाउंड, जी हां, अल्ट्रासाउंड प्रोब डाला जाता है अंदर। अंदर कौन सा प्रोब डालते हैं डियर, अल्ट्रासाउंड प्रोब डाला जाता है। देयर इज अल्ट्रासाउंड प्रोब, और ये अल्ट्रासाउंड प्रोब अंदर जाने के बाद लेंस को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। याद रखेगा, ब्रेक डाउन यानी लिक्विफिकेशन ऑफ लेंस, एंड उसके बाद उसकी क्या कर दी जाती है, सक्शनिंग। इसका मतलब आपने लेंस वाली जगह को क्या किया, आपने लेंस को पूरा का पूरा पिघला दिया, मेल्ट डाउन कर दिया। याद रखिएगा, कैप्सूल अपनी जगह है, कैप्सूल के अंदर का जो लेंस है उस लेंस को आपने पूरा मेल्ट डाउन कर दिया, पूरा पिघला दिया। उसके बाद वहां पे सक्शन कर दिया, फ्लूइड वापस डाला निकाला, फ्लूइड डाला निकाला, बिल्कुल अच्छे से धो दिया। एक कटोरी तैयार होगी, खाली कटोरी तैयार होगी। अब इस खाली कटोरी में आपको याद रखेगा प्लेसमेंट ऑफ फोल्डेड लेंस। अब यहां पे आप जो लेंस नया डालोगे, आपको छेद छोटा क्यों करना पड़ा, क्योंकि लेंस को आपने पूरा एज इट इज इंटेक्ट नहीं निकाला, और आप लेंस को डाल भी रहे हैं तो कैसे लेंस को, फोल्डेड लेंस को डाल रहे हैं। और आफ्टर प्लेसमेंट अनफोल्डिंग, जैसे ही लेंस अंदर चला गया, आफ्टर प्लेसमेंट आप इस लेंस की क्या कर देंगे, अनफोल्डिंग कर देंगे। आफ्टर प्लेसमेंट अनफोल्डिंग, इसे अनफोल्ड कर दिया जाएगा। इस सर्जरी को कहा जाता है फेको इमल्सिफिकेशन। इस सर्जरी को किस नाम से जानते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए डियर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब आने वाला है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ये जो सर्जरीज की आपने, आई वाली सर्जरीज, इनमें आपको क्या खास पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ध्यान रखना होता है। देखिएगा डियर, सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि इनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जब भी आप आई सर्जरी करते हैं तो एक चीज तो कॉमन है कि कॉम्प्लिकेशन के नाम पे इंफेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स रन करते हैं, जी हाँ, प्रोफाइलेक्टिक आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन ना हो इसलिए प्रोफाइलेक्टिक आई ड्रॉप्स दिए जाएंगे एंटीबायोटिक वाले। दूसरा एक कंडीशन हो सकती है जिसको कहा जाता है हाइफेमा। हाइफेमा, और हाइफेमा का मतलब होता है डियर ब्लड या ब्लीडिंग एट एंटीरियर चेंबर, ब्लीडिंग एट एंटीरियर चेंबर। अगर आईज के एंटीरियर चेंबर में ब्लीडिंग होती है
तो उसे हाईफेमा कहा जाता है। और इस केस में आई सर्जरीज के केस में क्या हो सकता है, हाईफेमा कि सर्जरी करते समय ब्लीडिंग हुई, कोई छोटी छोटी कैपिलरीज डैमेज हुई और वहां एंटीरियर चेंबर में खून ही खून भर गया, हाईफेमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, याद रखिएगा। और कंप्लीट विजुअल लॉस भी हो सकता है नर्व्स के डैमेज होने से। अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज तो जब भी ये सर्जरी की जाती है तो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, बेड को एलिवेटेड रखना है, हेड एंड एलिवेटेड रखना है, ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। सेमी फाउलर नहीं, हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन की बात कर रहा हूं, सेमी फाउलर नहीं बल्कि बेड के हेड को ऊपर उठा के रखना चाहिए, हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन होनी चाहिए। और हेड एंड एलिवेटेड, ये तो बेड का हेड एलिवेट कर दिया, ये बेड था, इस बेड के हेड को एलिवेट कर दिया। अब उस बेड पे पेशेंट कैसा लेटा होगा, सुपाइन लेटा होगा, नहीं, पेशेंट को लेटरल लेटना, साइड लाइंग, पेशेंट शुड बी इन साइड लाइंग पोजीशन। और साइड लाइंग पोजीशन में भी जिस आंख की सर्जरी की है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, अनअफेक्टेड साइड लाइंग, अनअफेक्टेड साइड लाइंग होनी चाहिए। इसका मतलब जिस आंख की सर्जरी की है आपने वो नीचे होनी चाहिए, और जिस आंख की सर्जरी की है वो आपकी ऊपर होनी चाहिए, और जिस आंख की सर्जरी नहीं की है वो नीचे होनी चाहिए, अनअफेक्टेड साइड लाइंग होनी चाहिए। अगर आपने अफेक्टेड साइड लाइंग दे दी तो याद रखिएगा आंख पे स्ट्रेस पड़ेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा और लेंस डिस्प्लेस हो सकता है, अंदर इंजरी हो सकती है। तो आपको जिस आंख की सर्जरी हुई है वो कहां रखनी है, ऊपर रखनी है, बेड का हेड एलिवेटेड होना चाहिए, उस बेड पे पेशेंट अनअफेक्टेड साइडलाइन पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्लियर है, अगर इसके अलावा बात की जाए तो कुछ खास एजुकेशन देनी है पेशेंट को। पेशेंट को कहना है कि अवॉइड वल्सेल्वा, पेशेंट ऐसा कोई काम ना करे जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़े, मतलब पेशेंट को कफिंग नहीं करनी है, पेशेंट को प्रोग्रेस लंबे समय तक स्नीजिंग नहीं करनी है, पेशेंट को वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, पेशेंट को बेंडिंग ओवर वेस्ट, कमर पे झुकना नहीं है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती है। बेंडिंग ओवर वेस्ट, पेशेंट को कमर पे झुकना नहीं है, क्योंकि ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। और चीज याद रखेगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करने को कहा जाता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए, तो कैसी डाइट दोगे, तो हम कहेंगे कि हम पेशेंट को डाइट देंगे हाई फाइब्रस डाइट, पेशेंट को सर्जरी के बाद हाई फाइब्रस डाइट दी जाएगी ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और स्टूल पास करते समय जोर ना लगाना पड़े, इसलिए उसे स्टूल सॉफ्टनर दिए जाएंगे, स्टूल सॉफ्टनर टू अवॉइड वल्सेल्वा को अवॉइड करने के लिए क्लाइंट को क्या किया जाएगा, वल्सेल्वा को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर भी दिए जाएंगे, हाई फाइब्रस डाइट दी जाएगी, ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। बैंडिंग नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। इसके साथ साथ पेशेंट को डस्ट से बचना है, लाइट से बचना है, इसलिए कैटरेक्ट ग्लासेज काम में लेने हैं। कैटरेक्ट ग्लासेज का मतलब वो ग्लासेज जो कंप्लीट कवर करते हो आई को, कंप्लीट कवरिंग वाले, जो कंप्लीट कवर करते हो, कंप्लीट कवरिंग ऑफ आईज, चारों तरफ से आईज को कवर करने वाले ग्लासेज काम में लेने होते हैं, और इन ग्लासेज को कैटरेक्ट ग्लासेज काम में लिया जाता है। कुछ दिनों तक आई को रेस्ट दिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप पास देखेंगे, अगर आप अचानक दूर देखेंगे, फिर अचानक दूर से पास देखेंगे, तो आपको लेंस को मोटा पतला होना पड़ेगा। इट मींस आपके सीलियरी बॉडी काम में आएगी, सीलियरी मसल काम में आएगी, तो वो लेंस को पतला करेगी, मोटा करेगी, यानी लेंस को एडजस्ट होने से पहले ही काम करने लेने लग गए। हो सकता है लेंस डिस्प्लेस हो जाए, काम ना करे, इसलिए लेंस को पहले अच्छे से फिक्स होने दें। और इसके लिए आपको आई रेस्ट के लिए साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स दी जाती है, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स टू मेक आई रेस्ट, ताकि आई क्या कर सके, रेस्ट कर सके। अरे दूसरे तरीके भी तो हैं सर, हम टीवी देख रहे हैं तो अवॉइड करो लाला, टीवी को अवॉइड करना है, अवॉइड टेलीविजन, अवॉइड मोबाइल्स टेलीविजन, और किसी प्रकार की रीडिंग नहीं करनी है।
यानी आपको अपनी आंखों पे स्ट्रेस नहीं डालना है कुछ सप्ताह तक, 2 से 3 सप्ताह तक आपको आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं डालना है, और इस तरह आप पोस्ट सर्जिकल क्लाइंट को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। क्लियर है डियर? तो यहां कंप्लेंट होता है आपका लेंस कैटरेक्ट। कैटरेक्ट यानी ओपेक हो जाना। कैटरेक्ट के कारणों में एक्वायर्ड में सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन। ट्रक ड्राइवर्स में, वेल्डर्स में, इन सब लोगों में होता है। क्लियर है? धुंधला होने की वजह से ब्लड विजन सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। ग्लेयर हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, पेनलेस। जब भी वर्ड आए एग्जाम में, एग्जामिनर ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए मुझे क्या क्लिनिकल फीचर होंगे, या फिर आपसे उल्टा पूछेगा कि पेनलेस विजन लॉस। ये कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जाएगा कि पेनलेस विजन लॉस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? पेनलेस विजन लॉस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनलेस विजन का लॉस हो जाना इंडिकेट करता है कैटरेक्ट को। कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा जाएगा? पेनलेस, दर्द नहीं हुआ, अचानक आंखों की धीरे धीरे करके रोशनी चली गई, तो ये इंडिकेट करता है कि डियर डिजीज कौन सी है? ये इंडिकेट करता है कि डिजीज कैटरेक्ट है। क्लियर है? इसके अलावा टेस्ट सिंपल टेस्ट है, स्लिट लैंप है, ऑप्थेल्मो है, रेड रिफ्लेक्स। बार बार क्वेश्चन, रेड रिफ्लेक्स किसका पता लगाने के लिए? कैटरेक्ट का पता लगाने के लिए, या रेटाइनोब्लास्टोमा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट के तौर पे एंटीऑक्सीडेंट देंगे। सर्जरी आप पूछ सकते हैं कि फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी किसके लिए काम में लेते हैं, तो जवाब आएगा कैटरेक्ट के जो डीनेचर्ड प्रोटीन वाला लेंस है उसे रिमूव करके अच्छा प्रोटीन, अच्छे लेंस को वापस रिप्लेस करने के लिए करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।